हेलो, वेलकम यू ऑल टू लॉ सीखो। तो आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला जो टॉपिक है, न्यूज़ में काफ़ी रहा था, काफ़ी कंसर्निंग टॉपिक था, काफ़ी ज़रूरी टॉपिक था और हम उससे ज़्यादा कहें कि ऐसा ये एक इशू था जिसके कारण पूरे इंडिया में हमें प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। आरजी कर रेप केस, आरजी कर रेप केस में जो डॉक्टर के साथ में यहाँ पर रेप हुआ था और रेप के बाद में मर्डर हुआ था, इसको लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला है। डॉक्टर्स की तरफ से हमें काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिले थे और फाइनली इस केस का डिस्पोजल हो गया है इन द सेशन कोर्ट। तो एज वी नो कि जो रेप एंड मर्डर केसेस है, इनके लिए जो सबसे पहला कोर्ट रहता है दैट इज़ अ सेशन कोर्ट। और सेशन कोर्ट ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर मैटर में जो पनिशमेंट दिया है दैट इज़ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आया कि इस मैटर में लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्यों मिला है। इस मैटर में तो डेथ पेनाल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें जो एक्यूज्ड है संजय राय को लाइफ इम्प्रिजनमेंट देने के पीछे का जो रीजन है दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, बिकॉज इन आर कंट्री डेथ पेनाल्टी इज देयर। अब एक और बड़ा इशू हमेशा से यही रहा है कि डेथ पेनाल्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो डेथ पेनाल्टी दैट इज कैपिटल पनिशमेंट। तो कैपिटल पनिशमेंट हमारी इंडिया में है, हम उन कुछ चुनी हुई कंट्रीज में, चुनिंदा कंट्रीज में है जहाँ पे हमको डेथ पेनाल्टी कैपिटल पनिशमेंट देखने को मिलता है। तो इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट डेथ पेनाल्टी है, लेकिन ये बहुत ही रेयर मैटर्स में मिलेंगी और वहीं पर डेथ पेनाल्टी मिलेंगी जहाँ पे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन जो है उसके कंपोनेंट्स फुलफिल होते हैं। So let's understand कि what is this rarest of rare test or what is this rarest of the rarest doctrine. So this doctrine was given in the case of Bachchan Singh versus State of Punjab in 1980. So we can see कि almost 45 years old ये doctrine है। अब इस डॉक्ट्रिन में ऐसा बताया हुआ है कि डेथ पेनाल्टी इज कॉन्स्टिट्यूशनल बट should only be imposed in the rarest of the rare case। तो डेथ पेनाल्टी हमारी इंडिया में क्यों है, बिकॉज एज पर सुप्रीम कोर्ट डेथ पेनाल्टी इज कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन अगर इसे एक्सरसाइज करना है, ये पनिशमेंट देना है, तो ये पनिशमेंट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, मतलब बहुत ही चुनिंदा, बहुत ही रेयर केसेस में हम इसको देंगे जहां पर रिफॉर्मेशन का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये कौन सा रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस रहेगा, किसमें डेथ पेनाल्टी मिलेंगी, तो इसके लिए दो सर्कमस्टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट होता है एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंसेस, तो हम ये देखकर हम ये डिसाइड करेंगे कि हाँ यहाँ पे डेथ पेनाल्टी होनी चाहिए। एंड सेकेंड इज मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस। मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस में क्या है, हम यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कन्विक्टेड पर्सन है उसका साइड देंगे, मतलब ये डेथ पेनाल्टी से दूर ले जाने वाले सर्कमस्टेंसेस है। एग्रीवेटिंग वो है जो कि डेथ पेनाल्टी को जस्टिफाई करते हैं। तो ये दोनों ही फैक्टर हमें देखने पड़ते हैं, एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंसेस जो डेथ पेनाल्टी को सपोर्ट करने वाले, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस जो कि डेथ पेनाल्टी से दूर ले जाते हैं। तो सबसे पहले एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंसेस में अगर हम देखें तो अगर कोई मर्डर हुआ है और वो मर्डर प्री प्लान मर्डर है या ब्रूटल मर्डर है, ऐसे सिनेरियो में इसको हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कंसिडर करेंगे और यहाँ पे डेथ पेनाल्टी मिल सकती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर होते हैं जहाँ पे बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग सब करके, और उसके अलावा हम देखें या तो कुछ ऐसा मर्डर करा हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा इनह्यूमन है, ब्रूटिलिटी जो है वो बिल्कुल इनह्यूमन 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 एक्ट हमें देखने को मिलता है जो कि सारी लिमिट्स को क्रॉस कर देता है। तो ऐसे केस, ऐसा अगर कोई केस होता है तो वहाँ पे डेथ पेनल्टी मिल सकती है। अब प्री प्लान मतलब ऑलरेडी दैट पर्सन इज कैलकुलेटेड कि हाँ मैं इस तरीके से मर्डर करूंगा, उसने पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग सब कुछ करा हुआ है। और ब्रूटिलिटी में यहाँ पे मतलब है कि इट इज रिलेटेड टू एक्सट्रीम क्रूएल्टी, कि वहाँ पे क्रूएल्टी की सारी हदें पार हो गई है। ठीक है, नाउ सेकेंड एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंसेस क्या है, दैट इज एक्सेप्शनल डेप्रिविटी, दैट मीन्स एक्ट्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉरल करप्शन। अब हम देखते हैं कि हमारे लॉज जो है, लॉज इज इक्वल टू मॉरल हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे लॉज जो है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी की मॉरलिटी पे बेस्ड है ना। मॉरलिटी वो फाउंडेशन है जिस पे हमें लॉज देखने को मिलते हैं। जरूरी नहीं कि सारी मॉरल लॉ हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा एक्ट हुआ है जो कि हम कह सकते हैं कि इंसानियत पे से विश्वास को हटा दे। ठीक है, या जहाँ पर हम देखें कि सामने वाले का मॉरल जो है वो तो 0.001% भी नहीं बचा, उसने इस एक्ट करने के पहले एक बार भी नहीं सोचा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा है, उसका छोटा बच्चे को क्रूअली उसका मर्डर कर दिया, तो क्या यहाँ पे कहाँ मॉरल बचा, वो बच्चा आपका क्या ही बिगाड़ने वाला था। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट सर्कमस्टेंसेस क्या होता है, दैट इज पब्लिक सर्वेंट विक्टिम्स। अगर कोई ऑन सर्विंग
पुलिस ऑफिसर है, अगर कोई ऑन सर्विंग आर्म फोर्सेस का पर्सनल है, अगर उसके ड्यूटी के टाइम पे उसका मर्डर कर देते हैं तो दैट इज ऑल्सो कम अंडर एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंसेस। तो ये तीन ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर डेथ पेनल्टी मिल सकती है। अब डेथ पेनल्टी से दूर ले जाने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, दैट इज कॉल्ड मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस। इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस। ऑफेंस के टाइम पे जो पर्सन ने कन्विक्टेड पर्सन ने ऑफेंस करा है वो मेंटली स्टेबल नहीं था, या वो इमोशनली डिस्टर्ब था, या इमोशनली चार्ज्ड था। तो हम ये कह सकते हैं उसके माइंड में वो क्लैरिटी नहीं थी, तो यहाँ पे वो प्लानिंग से ये टोटली अपोजिट हो गया। ठीक है, एक और फैक्टर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज एज। तो ऐसा देखने को मिला है कि बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने एज को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना है। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट अगर हम समझे तो अगर कोई पर्सन बहुत यंग है या उसकी एज बहुत ज़्यादा है तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है कि डेथ पेनल्टी नहीं मिलती है। क्यों? यंग एज है तो इट्स लाइक कि उस पर्सन में अभी भी चांस है रिफॉर्म होने का। ओल्ड ऑफेंडर है तो एनी हाउ उसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अब उसको डेथ पेनल्टी देकर कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, नाउ नो फ्यूचर थ्रेट टू द सोसाइटी। एक और मिटिगेटिंग फैक्टर या सर्कमस्टेंस ये है कि अगर वो सोसाइटी में अपना सजा काट के वापस भी आता है तो सोसाइटी को यहाँ पर कोई थ्रेट, कोई खतरा नहीं होगा। और इसी के साथ में हम ये भी एक और फैक्टर जो जुड़ता है वो ये है कि उस एक्यूज का या कन्विक्टेड पर्सन का रिफॉर्म हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो अगला फैक्टर है दैट इज अंडर इन्फ्लुएंस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को अबेट करा, उसको भड़का दिया, या उसने ऑर्डर दिया कि जाओ उस पर्सन का मर्डर कर, या फॉर एग्जाम्पल उसे ऐसा लग रहा है कि वो जो पर्टिकुलर एक्ट कर रहा है दैट इज मॉरली जस्टिफाइड, तो ऐसे सिनेरियो में भी हम इसको मिटिगेटिंग फैक्टर मानेंगे। मतलब क्या था, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि होमोसेक्सुअल जो है, होमोसेक्सुअलिटी इज अ इमोरल थिंग। अगर किसी पर्सन की ऐसी सोच है और वो उसमें क्या कर रहा है कि उसने कोई दो पर्सन को होमोसेक्सुअल एक्ट में देखा और अब उसको लग रहा है कि नहीं ये मॉरली बहुत गलत हो गया और उसने उनका मर्डर करा। ठीक है, तो यहाँ पर उसको मॉरल जस्टिफिकेशन लगता है किसी पर्सन को, तो ये भी वन ऑफ द मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस हो सकते हैं। एंड लास्ट इज मेंटल हेल्थ इश्यूज। अगर किसी को मेंटल हेल्थ इशू है तो ये भी एक मिटिगेटिंग फैक्टर जो कि डेथ पेनल्टी से दूर ले जाता है कन्विक्ट को। ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सर्कमस्टेंस या फैक्टर होता है। तो ये दो एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंसेस एंड सेकंड इज मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस और फैक्टर्स। अब नाउ हियर जब भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन या डेथ पेनल्टी देते टाइम कहीं ना कहीं इस टेस्ट को स्टैंडर्ड फॉर अप्लाइंग द, ये जो टेस्ट है ये वो स्टैंडर्ड एक टेस्ट अप्लाई करता है। ठीक है, लेकिन वन मोर थिंग इज दैट कि ये जो टेस्ट है या ये जो फैक्टर्स है दे आर नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। मतलब यहाँ पे जुडिशियल डिस्क्रिशन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब इसका मतलब ये है कि ये फैक्टर जो है ये इट कैन हेल्प यू, लेकिन ऐसे ही चलना है दिस इज नॉट कंपल्सरी, है ना। जज का डिस्क्रिप्शन जो है वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ बच्चन सिंह केस के बाद में कैसे ये डेथ पेनल्टी का कंसेप्ट और इवॉल्व होता है। सो इन लास्ट स्लाइड आई सेड कि हम यंग एज वाले फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो एज जो है ये एक मिटिगेटिंग फैक्टर होता है। अब ये मिटिगेटिंग फैक्टर जो होता है ये दो इंपॉर्टेंट केसेस में बताया। द नेम ऑफ द फर्स्ट केस इज नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, 2012 का केस है, और रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इन दोनों ही केसेस में ये माना है कि अगर जो कन्विक्टेड पर्सन है उसकी एज जो है वो 30 ईयर्स से कम है, मतलब देयर इज अ पोटेंशियल फॉर रिफॉर्म, कि वो पर्सन सुधर सकता है, उसमें रिफॉर्म हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम डेथ पेनल्टी नहीं देंगे। ठीक है, इन दो केसेस में ये डिटरमाइन हुआ। अब उसके बाद में हमको इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। अब ये जो इनकंसिस्टेंसी है, दिस इनकंसिस्टेंसी वाज pointed out by Law Commission's 262nd report that was given in 2015। ठीक है, इट हाईलाइटेड द वेरिएशन इन कंसीडरिंग द एज। तो सुप्रीम कोर्ट का एक केस है शंकर खाड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2013 का ये केस है। तो इस केस में और साथ ही साथ लॉ कमीशन ने अपनी 265 रिपोर्ट में मेंशन करा है कि कोर्ट हमेशा इस एज फैक्टर को कंसिडर नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे भी केसेस मिले हैं कि उसमें एज 30 से कम होने के बावजूद यहाँ पे डेथ पेनल्टी दी है। अब जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, यहाँ पे जुडिशियल डिस्क्रिप्शन जो है वो बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नेचर ऑफ ऑफेंस। अब नेचर ऑफ ऑफेंस कौन सा है, तो यहाँ पर नेचर ऑफ ऑफेंस में भी शंकर खाड़े केस में सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बताया कि एज को आप हमेशा
कंसिडर नहीं करते, लॉ कमीशन ने भी यही कहा। और यहाँ पर शंकर खाड़ी केस में हमें एक और चीज़ देखने को ये मिलती है कि कोर्ट ये बोलता है कि जब भी आप नेचर ऑफ ऑफेंस डिटरमाइन कर रहे हो, अब नेचर ऑफ ऑफेंस कैसे डिटरमाइन होगा, जब आप कंपेयर करोगे ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड पूल ऑफ केसेस है उससे, है ना। कोई केस ब्रूटल केस है या नहीं केस है, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ऑलरेडी जो केसेस हुए हैं, है ना, उस केसेस से ये अगर और ज्यादा हमें क्रूएल दिख रहा है तो ऑब्वियसली और ज्यादा ब्रूटल होगा। तो हमको पूल ऑफ केसेस से सिमिलर जो केसेस है उनसे कंपेयर करना है। उसके साथ में वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो कि मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में आया था, दैट वाज इन 1983। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट कलेक्टिव कंसेंस स्टैंडर्ड that death may be imposed if society's conscience is deeply shocked। अगर कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है जिससे सोसाइटी को एज ए कलेक्टिवली, अगर हम देखें तो सोसाइटी के सामने कलेक्टिवली ऐसे शॉक है, ठीक है। सो इफ इट इज अ डीप शॉक बिफोर द सोसाइटी, ठीक है, तो भी यहाँ पर डेथ पेनाल्टी होंगी। दिस वाज डिटरमाइंड इन मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दैट वाज द केस ऑफ 1983, है ना। तो जब भी हम आईपीसी में डेथ पेनाल्टी पढ़ते हैं तो उसमें ये दो केसेस बहुत ज़्यादा अब तो हमारे पास में भारतीय न्याय संहिता है, ठीक है, वी हैव करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस। तो बच्चन सिंह और मच्छी सिंह ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हमने जैसे देखा कि मिटिगेटिंग फैक्टर्स थे, उसमें भी वी हैव ऑलरेडी 2-3 केसेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म क्या होता है, क्रिटिसिज्म ये है कि दिस इज फोकसेस ऑन क्राइम नॉट ऑन क्रिमिनल्स रिफॉर्मिटी। मच्छी सिंह का हमेशा ये क्रिटिसिज्म होता है कि यहाँ पर सोसाइटी को ऐसा शॉक हुआ, ठीक है, आप उसको कंसिडर कर रहे हो, लेकिन आप इस चीज को कंसिडर नहीं कर रहे हो कि क्रिमिनल का रिफॉर्म हो सकता है, नहीं हो सकता है। बच्चन सिंह में हमने जैसा मिटिगेटिंग फैक्टर था, मिटिगेटिंग फैक्टर में हमने ये देखा कि हाँ रिफॉर्म इज द चांस, तो हम इसको दूर ले जाएंगे डेथ पेनल्टी से, हम इसको डेथ पेनल्टी नहीं देंगे। लेकिन मच्छी सिंह में सिर्फ नेचर ऑफ ऑफेंस पे ही फोकस करा हुआ है, ठीक है। एज अ वेलफेयर सोसाइटी वी कैन से कि वी शुड बी मोर फोकस्ड ऑन रिफॉर्म्स, क्योंकि हम रिट्रीब्यूटिव सोसाइटी में नहीं, ऑब्वियसली, ना। पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म जो है, हमें प्रिजम्पशन अगेंस्ट डेथ पेनल्टी अनलेस प्रूवन इररिफॉर्मेबल, है ना। बच्चन सिंह केस में स्पेसिफिकली बताया हुआ है। नाउ एविडेंस रिक्वायर्ड फॉर इररिफॉर्मेबिलिटी एम्फेसाइज्ड। संतोष बैरियर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है 2009 का। इसमें ये बताया है कि अगर आप डेथ पेनल्टी दे रहे हो तो आपको रीजनिंग में ये बताने की जरूरत है कि हाँ, यह इन दिस पर्टिकुलर केस रिफॉर्म का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट केस। अब यहाँ पे अगर आरजी कर केस की बात करें तो यहाँ पे जो कन्विक्टेड पर्सन था उसकी एज जो थी वो 35 ईयर्स थी, मतलब ऑब्वियसली जो यंग एज का क्राइटेरिया है ये उसके बाहर आता है। नाउ स्टेजेस ऑफ ट्रायल इन डेथ पेनल्टी केसेस। अब अगर हम स्टेजेस ऑफ ट्रायल देखें तो बच्चन सिंह केस में ये बताया हुआ है कि कोर्ट मस्ट कंडक्ट अ सेपरेट हियरिंग आफ्टर कन्विक्शन टू डिटरमाइन इफ द डेथ पेनल्टी इज अप्रोप्रिएट। अब अगर अगर हम क्रिमिनल ट्रायल की बात करें तो क्रिमिनल ट्रायल में क्या होता है कि पहले कन्विक्शन या एक्विटल देखते हैं, ठीक है, कि वो पर्सन गिल्टी है या नहीं गिल्टी है। अगर कोर्ट है फाउंड दैट कि यस दिस पर्सन इज कन्विक्टेड, अब कन्विक्टेड होने के बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि उसका पनिशमेंट डिसाइड करें। अब पनिशमेंट को लेकर भी हियरिंग होती है। तो बच्चन सिंह केस में ये बोला है कि अगर पर्सन का कन्विक्शन हो गया है उसके बाद में जो डेथ पेनाल्टी का है, ठीक है, डेथ पेनाल्टी का अगर आप पनिशमेंट दे रहे हो तो कन्विक्शन के बाद में पनिशमेंट क्या होना चाहिए, उस टाइम पे हियरिंग होनी चाहिए। और वो जो हियरिंग है वो हियरिंग बहुत जरूरी है। तो कोर्ट मस्ट कंडक्ट अ सेपरेट हियरिंग आफ्टर कन्विक्शन। तो कन्विक्शन के बाद में डेथ पेनाल्टी को लेकर एक अलग से हियरिंग होनी जरूरी है। अब इसकी टाइमिंग को लेकर बहुत सवाल है, ठीक है। अब ये जो हियरिंग है, सेम डे हियरिंग अलाउड इन सम रूलिंग्स, तो कुछ केसेस में उसी दिन कन्विक्शन हुआ और उसी दिन डेथ पेनाल्टी को लेकर भी हियरिंग हो गई, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे केसेस में ये मेंशन करा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी हुई है कि जो हियरिंग हो रही है डेथ पेनाल्टी की वो रियल होनी चाहिए, वो इफेक्टिव होनी चाहिए, वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सेम डे में हो रही है या नहीं हो रही है उस पर भी ये सवाल क्रिएट होता है कि क्या वो रियल इफेक्टिव और मीनिंगफुल सच में होगी। सो इफ सच ए हियरिंग डिड नॉट टेक प्लेस, अगर ऐसे हियरिंग नहीं होती है, सो दिस कैन बी अ ग्राउंड टू कम्यूट दैट डेथ सेंटेंस टू अ लाइफ प्रिजनमेंट, है ना। कम्यूटेशन में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा हुआ है कि कम्यूटेशन होता है, ठीक है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट में। तो कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेशन में हम फॉर्म ऑफ सेंटेंस चेंज करते हैं। सो दत्तात्रेय विद स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो केस है 2020 का केस, इस केस में ये कहा गया है कि अगर डेथ पेनाल्टी को लेकर हियरिंग नहीं हुई, मतलब दिस कैन बी अ वैलिड रीजन और ग्राउंड टू कम्यूट अ डेथ सेंटेंस टू अ लाइफ इम्प्रिजनमेंट।
तो एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन क्रिमिनल केसेस में, जो डेथ पेनाल्टी है, कि वहाँ पे डेथ पेनाल्टी से रिलेटेड आफ्टर कन्विक्शन हियरिंग होनी चाहिए। ठीक है, नाउ मिटिगेटिंग वर्सेस एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंसेस की अगर हम बात करें, तो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स जो है, ठीक है, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स आर ऑलवेज ऑन द रिकॉर्ड फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग ऑफ द केस। एग्रीवेटिंग फैक्टर जो है वो रिकॉर्ड पे रहते हैं, क्योंकि बहुत अगर देखें तो हियरिंग में बहुत बार इनको रिफर भी करते हैं। लेकिन अगर मिटिगेटिंग फैक्टर्स की बात करें, जैसे एज हो गया, रिफॉर्म्स का चांस हो गया, ये सब कब होता है? ये कन्विक्शन के बाद में होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को इन दोनों के बीच में मिलता है। Now Supreme Court also have a suo motu proceeding regarding this particular thing. सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक suo motu proceeding स्टार्ट करी थी. The name of the case is in reframing guidelines regarding potential mitigating circumstances to be considered while imposing death sentences. तो यहाँ पर दो क्वेश्चन जो है, यहाँ पर अगर हम देखें तो दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, कि क्वेश्चन वेदर सेम डे सेंटेंसिंग मीट्स द स्टैंडर्ड ऑफ मीनिंगफुल हियरिंग। अगर, क्योंकि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट केसेस में ये बोला है कि हाँ सेम डे हियरिंग हो सकती है, ठीक है, कन्विक्शन हुआ उसके बाद में सेम डे हियरिंग हुआ और रूलिंग भी दे दिया। ठीक है, तो अब क्या ये होना चाहिए? क्योंकि अगर ये हो रहा है तो क्या हम इसको रियल, इफेक्टिव और मीनिंगफुल हियरिंग बोल सकते हैं? ठीक है, अब दिस मैटर is now referred to a larger bench. ठीक है, so this is all about the death penalty और आरजे कर केस में क्यों नहीं मिला है ना। तो जरूर याद रखना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिस्कशन में आएगा। लोग जुडिशरी पे भी सवाल उठाएंगे एंड दिस विल बी अ डिबेट कि आरजे कर केस में क्यों सेशन कोर्ट ने यहाँ पे डेथ पेनाल्टी नहीं दी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होंगे, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, और अगर हम कंपेयर करें इसको मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस या फैक्टर्स से, तो कहीं ना कहीं मिटिगेटिंग फैक्टर सर्कमस्टेंसेस का जो वेट था वो एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंसेस से थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे डेथ पेनाल्टी नहीं होकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है। Okay, now let's move to the next case that is regarding a retired high court judges on ad hoc basis. तो अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने recently on January 21st they have suggested that कि रिटायर्ड जजेस जो है उनको ad hoc basis पे हाई कोर्ट्स में अपॉइंट करना चाहिए टू एड्रेस द बैकलॉग ऑफ क्रिमिनल केसेस। अब एड हॉक जजेस का अगर हम प्रोविजन देखें तो वो आर्टिकल 224 ए में मेंशन्ड है, और इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग भी है दैट इज ऑफ 2021। तो कौन होते हैं एड हॉक जज? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऑब्जर्व करा है, क्या कहता है आर्टिकल 224, और क्या है 2021 की सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट रूलिंग रिगार्डिंग द एड हॉक जजेस। लेट्स सी। सो एड हॉक जज अपॉइंटमेंट दैट इज गिवन इन आर्टिकल 224। अब ये एडॉक जज कौन होते हैं? एडॉक जज आर दोज जजेस जो कि हाई कोर्ट में ऐसे जज सर्व कर चुके हैं और अब वो रिटायर हो गए। तो जो रिटायर हाई कोर्ट जजेस है उनको फॉर टाइम बीइंग टेम्पररी पर्पस अगर हम वापस से हाई कोर्ट में अपॉइंट करते हैं तो ऐसे जजेस को हम क्या कहते हैं? एडॉक जजेस। ठीक है, ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 224 ए में मेंशन है। अब अगर यहाँ पर हम देखें एलिजिबिलिटी सिंपल कि दैट पर्सन शुड बी रिटायर्ड जज ऑफ द सेम और एनी अदर हाई कोर्ट, मतलब अगर कोई जज है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से रिटायर हुए हैं, ठीक है, उनको एडहॉक जज हम इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट में अपॉइंट कर सकते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है, लेट्स सी। तो चीफ प्रोसेस, हम प्रोसेस के साथ में इसका डिटेल भी विल सी। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट विद कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो फॉर एग्जांपल बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज है उन्हें अपॉइंट करना है। सो दे हैव टू टेक चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर कंसेंट किस किस की जरूरी है? प्रेसिडेंट की भी कंसेंट जरूरी है, और उसके अलावा आप जिसको अपॉइंट कर रहे हो, जिस रिटायर्ड जज को एज एड हॉक जज, उनकी भी कंसेंट यहाँ पर जरूरी होती है। अब इनके पास में क्या अलाउंस, पर्क्स, इमोल्यूमेंट्स क्या मिलेंगे इनको? तो जो हाई कोर्ट जजेस को जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं और उनका जो भी जुरिस्डिक्शन होगा, सेम अलाउंसेस पावर जो है वो इन एड हॉक हाई कोर्ट जजेस की भी होंगी, बट वी विल नॉट कंसिडर देम एज अ परमानेंट जज, ठीक, क्योंकि हमने टेम्परेरी एड हॉक इटसेल्फ से कि वो फॉर ए स्पेशल पर्पस ही हमने इनको अपॉइंट करा है। अब अगर इसकी हम डिटेल प्रोसीजर देखें तो ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 1998 में जो आया था रिगार्डिंग एड हॉक जजेस उसमें देखने को मिलती है। तो फर्स्ट, रिटायर्ड जजेस कंसेंट टू द अपॉइंटमेंट। जो रिटायर्ड जज है उनकी सबसे पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी रिगार्डिंग देयर अपॉइंटमेंट। सेकेंड, देन चीफ जस्टिस फॉरवर्ड द रिकमेंडेशन टू द स्टेट्स चीफ मिनिस्टर। जो चीफ जस्टिस है वो स्टेट के सीएम को फॉरवर्ड करेंगे।
स्टेट के सीएम किसको फॉरवर्ड करेंगे, फिर उसके बाद में वो प्रपोजल टू द यूनियन लॉ मिनिस्टर, सेंटर के लॉ मिनिस्टर, देन सेंटर के लॉ मिनिस्टर विल कंसल्ट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे वो हमारे हाई कोर्ट के थे, तो सबसे पहले जिसको आपको अपॉइंट करना है उसकी कंसेंट लो, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के, फॉर एग्जांपल बॉम्बे हाई कोर्ट में अपॉइंट करना है तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो रिटायर्ड जज ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के थे उनसे कंसेंट ली, कंसेंट लेने के बाद में उन्होंने क्या करा कि ये जो रिकमेंडेशन था वो उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम को फॉरवर्ड करा, महाराष्ट्र के सीएम ने उस लेटर को फिर कहाँ पे आगे फॉरवर्ड करा, ही फॉरवर्डेड टू द यूनियन लॉ मिनिस्टर, यूनियन लॉ मिनिस्टर हैव कंसल्ट टुक द कंसल्ट फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद में अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि रिकमेंडेशन विल बी फॉरवर्डेड टू द पीएम, तो फिर वो वापस कहाँ पे जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फिर वो कहाँ पे जाएगा, प्रेसिडेंट, तो प्राइम मिनिस्टर विल एडवाइज द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द एड हॉक जज। अब यहाँ पे 2021 की जो रूलिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो द नेम ऑफ द केस इज लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट शुड बी रूटेड थ्रू सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम हाई कोर्ट जजेस के सिनेरियो में क्या रहता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है वहां पे सीजीआई प्लस 4 जजेस हम देखने को मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पे 5 जजेस का कोलिजियम होता है, यहाँ पे 3 जजेस का, हाई कोर्ट जजेस में 3 जजेस का कोलिजियम होता है। और जो गाइडलाइन भी है वो गाइडलाइन कैसी रहेंगी एड हॉक जज के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, दिस वाज आल्सो गिवन इन लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस जो कि लोक प्रहरी केस में दिया हुआ है, तो सबसे पहला ये है कि जो एड हॉक अपॉइंटमेंट्स होंगे, ठीक है, दिस इज अ टेम्पररी सॉल्यूशन, इसको हम परमानेंट नहीं मान सकते। पहले भी हमने देखा कि परमानेंट जजेस से हम सेम पार हम नहीं देख सकते, सारी चीजें बराबर होगी लेकिन स्टिल दे आर टेम्पररी इन नेचर, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। किस लिए सॉल्यूशन टेम्पररी सॉल्यूशन है, जो बैकलॉग्स है, हाई कोर्ट की वैकेंसी है, उसके लिए दिस इज टेम्पररी सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर कब हम 224 इन्वोक कर सकते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट देयर शुड बी वैकेंसी ऑफ 20%, ठीक है। अगर कोई भी हाई कोर्ट है उसमें 100 जजेस का सैंक्शन स्ट्रेंथ है और 100% में हम अगर देखें कि 20% से ज़्यादा वहाँ पे वैकेंसीज हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 100 में से केवल 60 जजेस है, तो वी कैन से 40%, ठीक है, दैट एक्चुअली एक्सेप्ट 20%, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आप 224 इन्वोक कर सकते हो। और एक और चीज़ यहाँ पर इंक्लूड होती है दैट इज कि 10% ऑफ पेंडिंग केसेज जो उस हाई कोर्ट में है वो 5 साल या 5 साल से पुराने हैं, ठीक है। तो 10% ऑफ पेंडिंग केसेस आर ओल्डर देन 5 और मोर देन 5 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर रेगुलर वैकेंसी फिलिंग प्रोसेस मस्ट ऑलरेडी बी इनिशिएट, और एक और कंडीशन यहाँ पर क्या आ जाती है कि जो रेगुलर वैकेंसी फिलअप करने का प्रोसीजर जो है वो ऑलरेडी इनिशिएट हो गया है ना, क्योंकि वो प्रोसेस चलते चलते मैक्स टू मैक्स 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर में, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकमेंडेशंस दिए थे उस रिकमेंडेशंस में क्या कहा हुआ है, तो चीफ जस्टिस टू मेंटेन अ पैनल ऑफ रिटायर्ड और सून टू रिटायर्ड जजेस, तो जो चीफ जस्टिस है उनको अपने पास में एक पैनल ऑफ रिटायर्ड या जो होने वाले रिटायर्ड जजेस उनका एक पैनल होना चाहिए। उसके साथ में जो अपॉइंटमेंट होगा वो अपॉइंटमेंट शुड बी फॉर 2 to 3 ईयर्स, ठीक है। एंड 2 to 5 एड हॉक जजेस जो है वो आप पर हाई कोर्ट करोगे, आप इतने ज्यादा मत अपॉइंट कर दो कि वहां पे बहुत ज्यादा ही स्ट्रेंथ हमें एड हॉक जजेस की देखने को मिले, तो जनरली फॉर 2-3 ईयर्स, ज्यादातर 2 to 5 एड हॉक जजेस, ठीक है। और जो पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इसका पीरियोडिक रिव्यू ऑफ अपॉइंटमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, जो उसकी प्रोसीजर है और जो अपॉइंटमेंट है उसका पीरियोडिक रिव्यू भी होते रहना चाहिए, ठीक है। अब क्या कोई सच में इंस्टेंसेस हैं हमारे पास में जहां पर ऐसा एड हॉक जजेस अपॉइंट हुए हैं, तो आंसर इज यस। 3 इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज इन 1972 जब जस्टिस सूरज भान जो है उन्हें अपॉइंट करा था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में फॉर 1 ईयर, ठीक है, खासकर जो इलेक्शन पिटिशंस थी उनके लिए। देन हमें 1982 और 83 में देखने को मिलता है जब पी वेणुगोपाल, जस्टिस पी वेणुगोपाल जो है उन्हें अपॉइंट करा था इन मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। सो टेन्योर रिन्यूड फॉर अनदर ईयर, ठीक है, तो वहां पे भी हमें 2 ईयर्स का उनका टेन्योर देखने को मिलता है अप्रोक्स। और लास्ट इंस्टेंस जो देखने को मिलता है जो कि सबसे लेटेस्ट है दैट वाज इन 2007, तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट मोर देन नाउ इट्स मोर देन 16-17 ईयर, ठीक है, कि उस टाइम पे अपॉइंटमेंट हुआ था तब जस्टिस ओपी श्रीवास्तव जो है उनको अपॉइंट करा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिगार्डिंग अयोध्या टाइटल सूट, ठीक है। अब
2021 में जब से सुप्रीम कोर्ट का लोक प्रहरी केस आया है, तब से हमें ऐसे कोई भी अपॉइंटमेंट देखने को नहीं मिला हुआ है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एड हॉक जजेस। होप यू अंडरस्टैंड बोथ द टॉपिक्स। अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चंस है, या आप चाहते हो कि कोई टॉपिक कवर हो, तो यू कैन मेंशन दैट in the comment box. Thank you so much for listening me. Stay tuned to Lossico.